अब देखो, एक भिखारी भी बड़े से महल में रहने का सपना तो देख सकता है, लेकिन क्या सच में कभी किसी भिखारी के पास इतना बड़ा महल और 299 करोड़ रुपए हो सकते हैं? फिल्म का नाम है ब्लडी बेगर। प्राइम वीडियो पर यह फिल्म आपको देखने के लिए मिलेगी। फिल्म अच्छी है, एक बार देख लेना। लेकिन फिलहाल कहानी पर वापस आते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम इस बड़े से महल के अंदर एक छोटे से बच्चे सिद्धार्थ को देखते हैं। वो अपने पापा को कॉल करता है और अपने पापा से कहता है कि मैं अंकल के घर यानी कि इस घर में नहीं रहना चाहता, अंकल के बच्चे मुझे मारते हैं। लेकिन उसके पापा शहर से बाहर थे। वो सिद्धार्थ से कहते हैं कि मैं कल आकर तुम्हें ले जाऊंगा। इधर हम अंकल के बच्चों को देखते हैं जो कि 2 भाई और 2 बहन है। वो चारों सिद्धार्थ के पास केक लेकर आते हैं। आज सिद्धार्थ का बर्थडे था। वो चारों बड़े प्यार से सिद्धार्थ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ भी मान जाता है, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ केक काटने वाला होता है तभी ये चारों मिलकर सिद्धार्थ को पीटने लगते हैं और इतना पीटते हैं कि सिद्धार्थ की मौत हो जाती है। फिर इसके कई सालों के बाद हम सड़क पर एक भिखारी को देखते हैं जिसका हाथ पैर सब कुछ ठीक था, लेकिन सड़क पर ट्रैफिक में पैर ना होने का नाटक करते हुए भीख मांग रहा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भिखारी हर दिन एक नया गेटअप लेता है और जबरदस्त एक्टिंग करते हुए सड़क पर भीख मांगता है और शाम को अपनी झोपड़पट्टी में वापस आ जाता है। झोपड़पट्टी में भिखारी के साथ एक छोटा सा बच्चा जैक भी रहता है। दरअसल भिखारी ने जैक को बताया था कि तुम मुझे सड़क पर मिले थे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फेंक दिया था। वो जैक को बस अपने साथ अपने घर में रहने देता है, लेकिन जैक के साथ कभी कोई चीज शेयर नहीं करता। जैक दिन भर सड़क पर बच्चों की किताबें बेचता है और उससे जो भी कमाई होती थी जैक उसी से अपना खर्च चलाता था। ऐसे ही एक दिन भिखारी सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। तभी कुछ लोग वहां आते हैं। वो भिखारी से कहते हैं कि हमारे मालिक की मौत हो गई है। उन्होंने मरने से पहले गरीबों को खाना खिलाने के लिए कहा था और अगर तुम अच्छा खाना खाना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। अच्छे खाने की लालच में भिखारी उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग भिखारी को एक बड़े से महल के सामने लेकर जाते हैं। महल देखते ही भिखारी की आंखें खुली रह जाती हैं। दरअसल कुछ साल पहले भिखारी एक लड़की कन्नी से प्यार करता था और दोनों इसी महल के सामने बैठकर भीख मांग रहे थे। तब कन्नी ने भिखारी से कहा था कि काश हमारे पास भी इतना पैसा होता कि हम इस महल के अंदर जा सकते। और तब भिखारी ने उससे वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हें इस महल के अंदर लेकर जाऊंगा। खैर, कुछ दिन पहले महल के मालिक की मौत हो गई थी। उनके बच्चों के कहने पर आज उनके एक नौकर ने महल में गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया था, लेकिन महल के मालिक के परिवार से कोई भी वहां नहीं था। सारे भिखारी खाना खा लेते हैं और सब लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन महल को अंदर से देखने के लिए भिखारी महल के अंदर चला जाता है। इधर नौकर महल को ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। भिखारी को जैक का कॉल आता है। तब वो जैक को बताता है कि मैं महल के अंदर बंद हूँ, मुझे आने में देर लगेगी। वो अब पूरे महल में टहल रहा होता है। उसे लग रहा था कि वो महल में अकेला है, लेकिन तभी वो एक लड़की तारा को देखता है और उसे देखते ही भिखारी छुपने के लिए दूसरी तरफ भागता है। तो दूसरी तरफ वो एक आदमी हरी को देखता है। हरी सोफे पर बैठ जाता है। तारा भी उसके सामने ही आकर बैठ जाती है। उसे देखकर हरी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन तारा को कुछ सुनाई नहीं देता। वो चुपचाप अपनी कॉफी लेकर कमरे में चली जाती है। भिखारी सोचता है कि इस बड़े से महल में मेरे अलावा सिर्फ 2 लोग ही तो हैं। मैं आराम से महल में घूम सकता हूँ, कोई मुझे नहीं देखेगा। वो पूरा टाइम महल में घूम रहा होता है। रात होने के बाद भिखारी फ्रिज के पास बैठकर गाजर खा रहा होता है। तभी उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। भिखारी की होल से कमरे के अंदर देखता है तो अंदर हरी की लाश पड़ी हुई थी और तारा हरी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रही होती है। बट एट द सेम टाइम कमरे के बाहर भिखारी हरी को देखता है, जो कि असल में हरी की आत्मा थी। भिखारी उसे देखकर डर जाता है। आवाज सुनकर तारा भी दरवाजा खोलती है और भिखारी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। अगली सुबह तारा वकील को बुलाती है। वकील उसका फोन चेक करता है और समझ जाता है कि ये कोई भिखारी है। वकील के साथ मिलकर तारा ने एक प्लान बनाया था, लेकिन भिखारी के आने की वजह से उनका पूरा प्लान खराब हो रहा था। तब वकील कहता है कि अब ये भिखारी ही हमारा काम करेगा। उसके बाद वकील भिखारी के पास जाता है, उसे डराता है, जान से मारने की धमकी देता है। तब डर के मारे भिखारी उसे कहता है कि तुम जो भी कहोगे करूंगा, लेकिन मुझे मारना मत। इसके बाद वकील उसे इस बंगले के मालिक सुपरस्टार चंद्र बोस के बारे में बताता है कि दुनिया को पता है कि चंद्र बोस के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन चंद्र बोस का एक नाजायज बेटा भी था, जिसके पैदा होते ही चंद्र बोस ने उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया था और मरने से पहले अपनी वसीयत में अपनी आधी जायदाद उन्होंने अपने नाजायज बेटे के नाम कर दी है। लॉयर भिखारी को चंद्र बोस के
इसी नाजायज बेटे का नाटक करने के लिए कहता है ताकि सारी प्रॉपर्टी वो तारा के नाम करवा सके। भिखारी भी लॉयर की बात मान जाता है, लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली एक और बात थी कि हरी की आत्मा सिर्फ भिखारी को ही दिखाई देती है और किसी को भी नहीं। थोड़ी देर बाद लॉयर और तारा मिलकर भिखारी को तैयार कर देते हैं, उसे नहलाकर नए कपड़े पहना देते हैं। थोड़ी देर बाद मंदाकिनी और उसका बेटा वरुण आ जाते हैं। मंदाकिनी भिखारी से कई सारे सवाल करती है। लॉयर और तारा ने भिखारी को जो भी बताया था उस हिसाब से भिखारी मंदाकिनी के सभी सवालों का जवाब दे देता है। आखिरकार मंदाकिनी को भी यकीन हो जाता है कि ये बॉस का नाजायज बेटा ही है और वो वरुण से पेपर्स पर साइन करने के लिए बोल देती है। वरुण साइन करने लगता है, लेकिन इधर हरी की आत्मा भिखारी को बताती है कि मैं बॉस का असली नाजायज बेटा हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले वकील हरी से मिलने के लिए उसके घर गया था। वो हरी से सच्चाई छुपाता है और उसे बॉस का नाजायज बेटा होने का नाटक करने के लिए कहता है। हरी भी 20 लाख रुपए में नाटक करने के लिए मान गया था। फिर वकील उसे लेकर महल में आ गया था। हरी को एक कमरे में छोड़कर नीचे तारा और वकील दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी हरी भी कमरे से बाहर आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो समझ जाता है कि वही बॉस का असली नाजायज बेटा है और अब वो 20 लाख रुपए में नाटक करने से इनकार कर देता है। अपना राज छुपाने के लिए तारा और वकील दोनों मिलकर हरी को मार देते हैं। हरी से उसकी मौत की कहानी सुनकर भिखारी डर जाता है और वो वरुण को सच्चाई बताने लगता है कि मैं एक भिखारी हूँ। वकील के कहने पर आपके सामने नाटक कर रहा था, लेकिन तभी वरुण और मंदाकिनी दोनों भिखारी को ही पीटने लगते हैं। दरअसल मंदाकिनी चंद्र बोस की बेटी है। तारा और वरुण मंदाकिनी के बच्चे हैं। वरुण ने 70 करोड़ का लोन लिया है और उसे चुकाने के लिए वरुण इस घर को बेचना चाहता था, जिसके लिए उसे बॉस के नाजायज बेटे का भी सिग्नेचर चाहिए और इसीलिए वकील के साथ मिलकर मंदाकिनी ये नाटक कर रही थी। और वकील ने भिखारी को बॉस के परिवार की जो हिस्ट्री बताई थी वो भी झूठी थी। बॉस के परिवार में नाजायज बेटे के साथ बॉस के 2 बेटे रुद्रन और कुबेरन, 2 बेटियां मंदाकिनी और राधा भी हैं और आज ही वो सब अपने पूरे परिवार के साथ महल में आने वाले हैं, जिसके बाद वकील उन सब के सामने बॉस की वसीयत पढ़ने वाला है। मंदाकिनी, तारा, वरुण और वकील सब लोग मिलकर भिखारी को पीटते हैं और वकील उसे कहता है कि अगर गलती से भी उन लोगों के सामने तुमने तमाशा किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। भिखारी भी अब पूरी तरह से डर चुका था और वही करने के लिए तैयार हो जाता है जो वकील और मंदाकिनी उससे कहते हैं। खैर, इसी के साथ हम बॉस के बाकी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं। बॉस का बड़ा बेटा रुद्रन, उसका बेटा विक्रम और बेटी वसुधा, और ये है बॉस का दूसरा बेटा कुबेरन, उसकी मोटी वाइफ और बेटा। और ये कुबेरन की दूसरी बीवी है। मोटी वाइफ से तंग आकर इसने दूसरी शादी कर ली थी और अब दोनों मिलकर इस मोटी वाली को मारने का प्लान कर रहे हैं। बॉस की दूसरी बेटी राधा अपने हस्बैंड सुनील और बेटे वासन के साथ सब लोग महल में आ जाते हैं। वकील उन सबको एक साथ बिठाता है और सबके सामने भिखारी को बॉस का नाजायज बेटा बताता है। फिर वसीयत पढ़ना शुरू कर देता है। वसीयत में बॉस ने अपनी 300 करोड़ की जायदाद में से मंदाकिनी के लिए 12 लाख, रुद्रन के लिए 15 लाख, राधा के लिए 13 लाख और कुबेरन के लिए 25 लाख दिए थे और बाकी के 299 करोड़ उसने अपने नाजायज बेटे के नाम पर कर दिया था, जो कि फिलहाल भिखारी था। और वसीयत सुनकर बॉस के बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लोग फैमिली मैटर डिस्कस करने के बहाने भिखारी को कमरे से बाहर भेज देते हैं और सब लोग मिलकर वकील से कहते हैं कि अगर तुम किसी तरह से वो 299 करोड़ हमें दिलवा दो तो हम तुम्हें उसका 2% देंगे। लेकिन वकील नहीं मानता। तब कुबेरन कहता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम कोर्ट में केस करेंगे कि तुमने एक फर्जी आदमी को हमारे बाप का नाजायज बेटा बताकर 299 करोड़ उसे दे दिया है। और आखिरकार वकील डर जाता है और 10% लेकर उनका काम करने के लिए मान जाता है। लेकिन रुद्रन कहता है कि हम तुम्हें 10% देंगे, लेकिन वो इस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें उसे मारना होगा। इधर भिखारी हॉल में बैठा हुआ था, तभी वकील उसके पास आता है और उसे मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है। खुद को बचाने के लिए भिखारी पास में पड़ी किसी चीज से वकील के सर पर वार करता है। वकील उसे छोड़ देता है और भिखारी वहां से भागकर खुद को दूसरे कमरे के अंदर बंद कर लेता है। कमरे के बाहर
बार वकील घर वालों से कहता है कि अब उसे मारने के लिए मैं 10 नहीं 15% लूंगा, क्योंकि अब वो जान गया है कि मैं उसे मारने वाला हूँ, रिस्क बढ़ गया है। लेकिन रुद्रन कहता है कि तुम्हें नहीं, जो भी उसे मारेगा 15% उसे ही मिलेगा। फिर इसके बाद पूरे घर वाले मिलकर भिखारी को मारने का मौका ढूंढने लगते हैं। भिखारी महल से भाग न जाए इसके लिए रुद्रन महल के चारों कुत्तों के कमरे का दरवाजा खोल देता है और वो बाहर लॉन में महल की रखवाली करने लगते हैं। भिखारी उनसे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है और भागते हुए वसुधा के कमरे में पहुंच जाता है। पूरे परिवार में सिर्फ वसुधा ऐसी थी जो भिखारी को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी और भिखारी उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि मैं भिखारी हूँ, असली वारिस को तो वकील के साथ मिलकर तारा ने मार दिया है। और ये सुनकर वसुधा भिखारी को बचाने के लिए उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। वो भिखारी को अपना प्लान बताती है कि हम किसी तरह से महल के गराज में चलते हैं और वहां मेरे दादाजी यानी कि बॉस की गाड़ी खड़ी है और उसी गाड़ी में हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। भिखारी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वसुधा उसकी मदद क्यों करना चाहती है। तब वसुधा उसे बताती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ था और शायद आज मेरे पास पश्चाताप करने का मौका है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे साथ जो भी बुरा होता है वो हमारे ही किसी न किसी बुरे काम की वजह से होता है। इसके बाद भिखारी भी वसुधा को रोते हुए अपनी कहानी सुनाता है। दरअसल अपने बचपन में भिखारी एक दिन सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, तब उसने पहली बार कन्नी को देखा था। भिखारी और कन्नी दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और उस दिन के बाद से दोनों एक साथ भीख मांगते हैं, साथ में बड़े होते हैं, शादी करते हैं। कन्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन एक रात दोनों सड़क के किनारे सो रहे थे, तभी एक कार आकर कन्नी को कुचल देती है और वहीं पर कन्नी की मौत हो जाती है। कन्नी की मौत से भिखारी का दिल टूट जाता है। वो वसुधा को बताते कि मैंने आज तक अपने बेटे जैक को ये नहीं बताया है कि मैं ही उसका बाप हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सच्चाई जानने के बाद वो अपने बाप के जैसा यानी कि मेरे जैसा भिखारी बन जाए। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े और एक अच्छा इंसान बने, और आज मेरे साथ जो हो रहा है शायद मेरे इसी पाप की वजह से हो रहा है। खैर, कहानी सुनने के बाद वसुधा भिखारी को एक बॉक्स ट्रॉली के अंदर बंद कर देती है और सबकी नजरों से बचकर उसे लेकर गैराज जा रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ मंदाकिनी को अपने बेटे वरुण की लाश मिलती है। दरअसल थोड़ी देर पहले जब सब लोग भिखारी को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे थे, तब वकील और वरुण दोनों आमने सामने आ जाते हैं। वरुण परेशान हो जाता है। तब वकील उसे कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे डर के मारे सभी लोग महल से चले जाएं, फिर हम उस भिखारी को आसानी से ढूंढकर मार सकते हैं। वरुण उससे पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तब वकील वरुण को ही जान से मार देता है और उसे पर्दे के पीछे छुपा देता है। वकील का प्लान था कि वरुण की लाश देखने के बाद सब लोग डर जाएंगे और महल से चले जाएंगे, जिसके बाद मैं अकेले भिखारी को ढूंढकर मार दूंगा और डील के मुताबिक 299 करोड़ का 15% मेरा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कुबेरन, तारा और मंदाकिनी उसी कॉरिडोर में भिखारी को ढूंढते हुए आते हैं। कुबेरन पर्दे के पीछे पैर देखता है, उसे लगता है कि वो आदमी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। वो आदमी को मारने के लिए अपना भाला उसके सीने में घुसा देता है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो तो वरुण की लाश है। वरुण की लाश देखकर मंदाकिनी की चीख निकल जाती है और उसकी चीख सुनकर सब लोग कॉरिडोर में इकट्ठा हो जाते हैं। लाश देखने के बाद रुद्रन कहता है कि इसकी मौत कुबेरन के भाले से नहीं हुई है, सर पर पहले से ही चोट लगी थी, मतलब किसी और ने इसे मारा है। वकील को इसी मौके का इंतजार था। वो सबको डराना शुरू कर देता है और कहता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, आप लोग यहाँ से चले जाओ, मैं उसे मारने के बाद आप लोगों को वापस बुला लूंगा। लेकिन रुद्रन मना कर देता है और मंदाकिनी कहती है कि जो भी मेरे बेटे के कातिल को मारेगा मैं उसे अपना पूरा हिस्सा दे दूंगी। यह सुनकर एक बार फिर से वो लोग पूरे जोश में भिखारी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर वसुधा भिखारी को लेकर गराज में पहुंच जाती है। वो अपने दादाजी की कार से कवर हटाती है और कार को देखते ही भिखारी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये वही कार थी जिसने फुटपाथ पर सो रही कन्नी को कुचला था। दरअसल उस रात वसुधा पूरे नशे में ड्राइव कर रही थी और एक्सीडेंट होने के बाद वसुधा बाहर निकलकर उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कार में उसका भाई विक्रम भी था और उसने वसुधा को पकड़ लिया था और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर विक्रम ने गाड़ी को रिवर्स लिया और वहां से भाग गया था। वसुधा भिखारी से माफी मांगती है। वो कहती है कि उस रात मैं मदद नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मुझे मदद करने दो, मुझे तुम्हारी जान बचा लेने दो। लेकिन अब भिखारी बदला लेने की ठान लेता है। वो वसुधा से कहता है कि शायद ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए महल में भेजा है, अब मुझे मौत का कोई डर नहीं है। एट द सेम टाइम घर के बाकी लोग दरवाजा
तोड़कर गैराज में आ जाते हैं और भिखारी को मारने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी भिखारी कूदकर विक्रम का गला पकड़ लेता है। वो समझ चुका था कि कन्नी की मौत का जिम्मेदार विक्रम है। वो अब हर हाल में विक्रम को मारना चाहता है और विक्रम को बचाने के लिए जो भी उसके सामने आता है भिखारी उसकी भी पिटाई करता है और भिखारी के डर से सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भिखारी विक्रम को गिरा देता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और ड्रिल मशीन से उसके सीने में होल करने लगता है। यह नजारा देखकर सब लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी रुद्रन पीछे से उसके सर पर वार करता है। फिर वो अपने भाई बहनों से कहता है कि जब हम 10 साल के थे तब एक लड़का हमारी खुशियों के बीच में आ गया था और तब हमने उसे मार डाला था। उसकी बात सुनकर पूरे परिवार के लोग फिर से एक साथ आ जाते हैं और मिलकर भिखारी को पीटना शुरू कर देते हैं। भिखारी की मौत हो जाती है। हरि की तरह उसकी आत्मा भी बाहर आ जाती है, जिसके बाद हरि और भिखारी की आत्मा दोनों साथ बैठकर इन सब लोगों को देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इन आत्माओं को देख नहीं पा रहा था। खैर वो लोग लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी डोरबेल बजती है, दरवाजा खुलता है और बॉस का भाई यानी कि अंकल हवेली के अंदर आ जाता है। वो इन सब से कहता है कि आज सिद्धार्थ का बर्थडे है। वो सबके साथ मिलकर सिद्धार्थ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था और ये सिद्धार्थ कोई और नहीं वही लड़का है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और जिन 4 बच्चों ने मिलकर सिद्धार्थ को मारा था वो कोई और नहीं रुद्रन और उसके भाई बहन थे। खैर अंकल के साथ वो लोग सिद्धार्थ के कमरे में जाने लगते हैं। इधर अंकल की नजरों से बचकर कुछ लोग भिखारी की लाश को छुपा देते हैं। अंकल कमरे में जाता है, केक काटता है और फिर सब लोगों के साथ हॉल में आकर बैठ जाता है और सबसे कहता है कि तुम लोग मुझसे जो छिपाना चाहते हो मैं वो सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैंने इस पूरे महल में कैमरा लगवा दिया था। दरअसल बचपन में अंकल के बेटे सिद्धार्थ को मारने के बाद रुद्रन और उसके भाई बहन बच गए थे, क्योंकि अंकल के पास कोई सबूत नहीं था और उसी दिन से अंकल इन लोगों से बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। वो पहले सब लोगों को वकील और मंदाकिनी की सच्चाई बताता है और कहता है कि तुम लोगों ने जिसे मारा है वो बस एक मामूली सा भिखारी है। असली नाजायज वारिस को तो तारा के साथ मिलकर वकील ने पहले ही मार दिया था और वरुण को इस भिखारी ने नहीं वकील ने ही मारा है। और ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उधर कुबेरन के बेटे मोटू को लगता है कि भिखारी अभी मरा नहीं है, वो यहाँ सबसे छुपा हुआ है और भिखारी को मारने के लिए छोटा सा मोटू एक प्लान बनाता है। वो हॉल में पानी छोड़ देता है और पानी को भिखारी के पास तक पहुंचने का इंतजार करता है। इधर वकील नहीं घबराता, वो अंकल से कहता है कि देखो जो हो गया जाने दो, लेकिन अगर तुमने ज्यादा होशियारी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यह सुनकर अंकल अपनी गन निकालता है और सबसे पहले वकील को शूट कर देता है। उसकी मौत हो जाती है और यह देखकर बाकी के घर वाले अंकल के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन अंकल कहता है कि मैं तुम सबको इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। वो बॉस की बांसुरी निकालता है, जिसकी आवाज से बॉस बाहर वाले खूंखार कुत्तों को कंट्रोल किया करता था। अंकल का प्लान था कि बांसुरी की आवाज से कुत्तों को महल के अंदर बुला लूंगा और वो इन सबको नोच नोच कर खा जाएंगे। लेकिन तभी पानी भिखारी के पैरों तक पहुंच जाता है और ये देखकर मोटू बिजली का तार पानी के अंदर डाल देता है। शॉक लगने से भिखारी वापस होश में आ जाता है और अंकल बांसुरी बजाता उससे पहले ही भिखारी की आंख खुल जाती है और ये देखकर अंकल डर जाता है। हार्ट अटैक से अंकल की मौत हो जाती है। लेकिन अब बांसुरी भिखारी के हाथ में थी। वो अब कुत्तों का मालिक बन चुका था। वो बांसुरी बजाता है, चारों कुत्ते महल के अंदर आ जाते हैं और भिखारी को छोड़कर बाकी सबको दौड़ाते हैं और नोच नोच कर मार डालते हैं। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि भिखारी अपने घर वापस आ जाता है। वो भीख मांगना छोड़कर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगता है। कुछ दिन बाद वो अपने बेटे जैक के लिए केक लेकर आता है। उसे बताता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। जैक पूछता है कि तुम कैसे जानते हो कि मेरा बर्थडे कब है? और तब भिखारी जैक को उसकी माँ यानी कि कन्नी का फोटो दिखाता है और उसे सच्चाई बताता है कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताना कि आपने यह फिल्म देख ली है या नहीं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।